आवाज़ के दुनिया के सभी दोस्तों को राजीव का नमस्कार। सबसे पहले आज संपूर्ण देशवासियों को मैं हिंदी दिवस की शुभकामना प्रदान कर रहा हूं। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस हम लोग आज सभी पटल पर में देखे हैं। सभी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये आज तक ही सीमित नहीं रहे। हम सभी दिन 365 दिन अपने इस भाषा को, हिंदी भाषा को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें, कार्यालय में उपयोग करें। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कार्यालय में आप जाते हैं तो आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती तो आपको काफ़ी दिक्कत आती है। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो भी क्रियाकलाप हो रही है सब में हिंदी को अपरिहार्य कर दिया जाए। तो शुभकामना के रूप में मैंने जो शुभकामना के साथ आकांक्षा भी मैंने अपना रखा। आप लोग विचार जरूर रखिएगा। अभी दोस्तों मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी साहित्य के आंचलिक कालजयी रचनाकार बाबा नागार्जुन का रतिनाथ की चाची उपन्यास का अभी मैं एपिसोड बना करके आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। कल मैंने पहला एपिसोड रखा था, आज मैं दूसरा एपिसोड रखने जा रहा हूँ। आप लोगों से आग्रह कि बाबा के इस कालजयी रचना को संपूर्ण सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया रखिए। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है, आप लोग और क्या चाहते हैं प्रेजेंटेशन में ही। अगर आपको कोई दोष लगता है, कोई फॉल्ट लगता है तो आप लोग कह सकते हैं। तो लीजिए आज का ये दूसरा एपिसोड। उस रात चूल्हा नहीं जला। उस रात चूल्हा नहीं जला, चाची जाकर बिस्तरे पर लेट गई। बिस्तरा क्या था, खजूर के पत्तों की चटाई थी। बीच घर में वही बिछा कर लेट गई। न तकिया लिया न सुजनी। दाईं बाह पर सिर रखकर वह पड़ी रही और आंखों की रोशनी के घने अंधकार में भटकने के लिए छोड़ दिया। जैसे थका और भूखा चरवाहा लापरवाह होकर अपनी गायों को जंगल में छोड़ देता है। वे लौट भी आना चाहती है तो मार डंटा से वो उन्हें फिर जंगल की ओर खदेड़ देता है। बस्ती नज़दीक नहीं होने से किसी पेड़ के नीचे वो बाँह की तकिया बनाकर करवट बदल करके लेट जाता है। रतिनाथ भी जाकर संदूक पर सो गया। बेचारा बच्चा था, 11 वर्ष का बच्चा, सो गया। विपत्ति के अथाह समुद्र में गोते खा रही इस चाची के लिए बेचारे ने उस रात कितने आंसू बहाए, यह रहस्य भगवान भी नहीं जानते होंगे। बहुत रोया रतिनाथ। दिन का भात हांडी में था, पत्थर के बड़े कटोरे में दाल थी, एक दूसरी पथरौटी में जरा सा बैगन का चोखा रखा हुआ था, पर किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। रत्ती भूखा जरूर था, लेकिन उसकी भूख प्यास हवा हो गई थी। जबकि टोल पड़ोस की महिलाओं का दल मुस्कुराता और आंखें मटकाता हुआ शाम को रत्ती के आंगन चला गया। चाची बुत बनी वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू के चार बड़े बड़े बूंद लुढ़क रहे थे। समाज व्यक्ति के प्रति इतना निष्ठुर, इतना नृशंस हो सकता है। उस अबोध बालक को अपनी छोटी सी आयु में आज यह सत्य पहली बार भाषित हुआ था कि समाज इतना भी निष्ठुर होता है। परंतु दोपहर रात को किसी ने रत्ती के मुंह में 10-5 कौर अवश्य डाल दिए थे। और कौन होगा? चाची ही होगी। हाँ, चाची ही थी। उसी ने नींद में विभोर रतिनाथ को उठाकर दाल भात और बैगन का चोखा खिला दिया। रत्ती बराबर आंखें मूंदे ही रहा। खिला पिलाकर कुल्ली कराकर चाची ने उसे अपने पास सुला लिया। खुद उसने कुछ नहीं खाया, बचा भात बाहर डाल दिया था चाची। उस रात चाची को नींद नहीं आई। जिसके माथे पर विपत्ति का इतना बड़ा पहाड़ हो, भला कैसे सोए। भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन और यह चैत 8वां महीना चल रहा था। पेट में बच्चा उधम मचाने लगा था। चाची को ख्याल आया जयनाथ का चेहरा और फिर उसने सोए हुए रत्ती का मुंह चूम लिया। उमानाथ की माँ जानती थी कि जयनाथ देवघर में था और आजकल काशी में है। बेचारी ने कई बार चिट्ठी लिखवानी चाही, मगर किससे लिखवाती। जयनाथ वादा करके गया था कि 10 दिन में वह बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाकर आ जाएगा। पूस चढ़ते हुए यह चैत भी 12 दिन बीत गया। चाची की सारी पुरुष जाति से चाची को घृणा हो गई। इस मुसीबत का सामना जिसे करना चाहिए वह कहीं यूं बाबा बैद्यनाथ कहीं विश्वनाथ के इर्द गिर्द
गाल बजाता फिरेगा, छी ऐसा था तो मुझे भी साथ ले लिया होता। हे भगवान, पानी में डूब मरने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। सुनती हूँ लहरियासराय के सरकारी अस्पताल को कि डॉक्टरनी गर्भ गिराने में बहुत कुशल है, मगर वहाँ तक मैं पहुँचूँगी कैसे? मुसीबत की इस घड़ी में एकाएक चाची को अपनी माँ याद आ गई। उसने तय किया कि आज तो नहीं, कल रातों रात वह तरकुलवा चली जाएगी। वहाँ गांव में ही कई चमाइने हैं, डांट फटकार गंजन फजीहत के बावजूद भी माँ आखिर माँ ही होगी। लड़की का कवच बनकर तमाम मुसीबतों को वह अपने ऊपर ले लेगी, इसमें उसे तनिक भी शक नहीं था। इस निश्चय से चाची को राहत मिली और रात्रि शेष में बेचारी को बोझिल पल के जरा सी झपक सी गई। रतिनाथ की आंख सवेरे तो खुली, चाची को दूसरे दिन की भांति आज उसने नहीं जगाया। आंख मलते मलते वह चाची के घर के पिछवाड़े गया। पेशाब करते वक्त उसकी निगाह घिबही पर पड़ी। आम के इस बड़े पेड़ को वह बहुत प्यार करता था। उसके आम गोल गोल होते थे, पकने पर मुंह पीला और बदन लाल हो जाता था, स्वाद भी घी जैसा, रस गाढ़ा और गुठली छोटी होती थी। इस आम का नाम दीदी का रखा हुआ था। पेड़ फलता भी खूब था। 20-20, 25-25 हज़ार तो सिर्फ पकने पर निकलते थे। आंधी और तूफान में हजारों कच्ची अमियाँ गिरती थी सो अलग टिकला, वह भी बेकार नहीं जाती। अचार और सूखी खटाई लोग साल भर खाते थे आमिल बनाकर। पकने पर घिबही का पेड़ कल्प वृक्ष सा मनोहर लगता। गांव में ऐसा कौन होगा जिसने घिबही का 10-5 आम न खाए हो। उसका अमावट से लोग साल 2 साल तक खाते रहते थे। इस बार भी घिबही में खूब फल आए थे। रतिनाथ ने देखा 50 टिकोले गिरे पड़े हैं। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। चटनी के लिए यह काफ़ी है। वह टिकोले इकट्ठे करने लगे। चुनने को कुछ ही रह गए थे कि चाची ने आवाज़ दी, रत्ती, ओ रत्ती, कहाँ गया? यह रहा चाची, टिकोले चुन रहा हूँ। रतिनाथ ने जोर से जवाब दिया। तब तक चाची वहाँ पहुँच गई। नज़दीक आकर रत्ती की टुड्डी पर हाथ फेरती हुई बोली, तुझे क्या है पागल, तू क्यों इतना दुबला हो गया है? लड़के ने नज़र नीची कर ली। जरा देर के बाद कहा, चाची आज मैं पाठशाला अवश्य जाऊँगा। रसोई तो भला तुम जल्दी कर लो, चटनी मैं खुद ही बना लूँगा। चुने हुए टिकोलों को लेकर चाची आंगन में चली गई। चौका बर्तन करने के बाद उसने चूल्हा जलाया। खानदानी खवास की बुढ़िया औरत आज पानी भरने नहीं आई, घरे रीते पड़े थे। यही सब हमारे समाज की उस समय व्यवस्था थी। यदि पानी भरने वाली पानीभरनी जो होती थी, उनको भी सभी जो टोला में जो स्त्रीगण सब जमा थी, वो सब मना कर दी, उसके यहाँ पानी मत देना। रतिनाथ ने छोटी बाल्टी लेकर पोखर का पानी लाकर उनमें भर दिया। चाची समझ गई कि दमयंती का अनुशासन उसके खिलाफ शुरू हो गया आज से। अब इस आंगन में न धोबिन आएगी, न नवैनिया आएगी, न डोमिन आएगी, न चमाइन आएगी। ब्राह्मणी की तो भला बात ही कौन कहे। पुरानी दिया सलाई में अभी 4-6 तिलियाँ थी। एक तिल्ली घिसकर चाची ने चूल्हा जला लिया। नहीं तो गांव गंवई में आग एक घर से मांगकर दूसरा घर वाला ले जाता है, दूसरा से तीसरा। यूँ दिया सलाई का काम नहीं पड़ता। फिर भी लोग सलाई की 10-5 तिलियाँ बचाकर रखते अवश्य है। यह नहीं कि रतिनाथ किसी के यहाँ से आग नहीं ला सकता था, ला सकता था। अगर किसी ने चाची के संबंध में कुछ अनाप शनाप उसे सुना दिया तो लड़के के दिल को कितनी चोट लगेगी। यही सब सोचकर चाची ने रत्ती को कहीं आग लाने के लिए नहीं जाने दिया। रत्ती को चाची का यह रुख पसंद नहीं आया। वह सोचता, जो एक सुनाएगा उसे 10 सुना देंगे, जो आग नहीं देंगे उसके चूल्हे में जाकर के पेशाब कर दूंगा। रत्ती बच्चा था। खैर थोड़ा पानी से भी काम चल गया। चाची ने सिर्फ 4-6 लीटर पानी नहाने में खर्च किया, बाकी रसोई में पीने के लिए 1 बाल्टी रत्ती कुएं से स्वयं भर कर ले आया। भात तैयार हो गया, तब जाकर पोखर से नहा आया। 100 साल पहले पंडित नीलमणि ने यह पोखर खुदवाया था। उसी में वह रत्ती के दादा थे। अपने दलान के बिल्कुल करीब एक छोटा सा पोखर खुदवा गए। इस पोखर के 3 भिंडों पर उपाध्याय घराने की बढ़ती आबादी छा गई थी। केवल पूरब वाला भिंडा बच गया था। आस पड़ोस के मर्द आकर उसी की ओर घाट पर नहाते थे। आज शालिग्राम की पूजा में रतिनाथ का मन नहीं लगा। सराइयाँ 3 थी, देवता 2 ही थे, शालिग्राम और नर्मदेश्वर। तांबे की सराई शालिग्राम के लिए, पीतल वाली नर्मदेश्वर के लिए।
तीसरी भी पीतल की ही थी, वह पंचदेवता के उद्देश्य से थी। चंदन रगड़कर उसने अक्षत भिगोए, ओम सहस्रीर्घा आदि मंत्र पढ़कर शंख से शालिग्राम पर जल चढ़ाया, फिर नर्मदेश्वर पर, फिर अनमने भाव से चंदन अक्षत फूल वगैरह चढ़ाकर रत्ती ने पूजा खत्म की। उधर थाली में भात परोसा जा चुका था, थोड़ा सा उसने खाया होगा, तब तक चाची ने चटनी पीस ली थी, भुना हुआ जीरा मिला दिया था उसमें। रतिनाथ ने चटनी का स्वाद ले लेकर के खूब खाया। खाते खाते उसे चाची ने कहा, बेटा 5-6 रोज़ तुझे अकेला ही रहना पड़ेगा और तुम कहाँ रहोगी? उठते हुए कौर को रोक कर रतिनाथ ने आँखों से ही सवाल किया चाची से, तुम कहाँ रहोगी? तरकुलवा जाऊंगी, किसी से कहना मत, चाची बोली। उसने कहा, रात को पड़ोस के आंगन में सो जाना, चावल दाल लकड़ी धनिया हल्दी नमक तेल सामान सब मौजूद है, खुद पका कर खा लेना। 5-6 रोज़ की बात है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। रत्ती खाना ख़त्म करते करते बोला, मैं भी ना साथ चलूं? नहीं, चाची ने कहा, बात ऐसी आ पड़ी है कि अकेले ही जाऊंगी, हाँ वही अच्छा रहेगा। रतिनाथ ने चुप रहकर चाची की बात का औचित्य मंजूर कर लिया। अब वह खाना खा चुका था, हाथ मुंह धो लिया था। खाकर मुख शुद्धि के तौर पर सुपारी का एक छोटा सा टुकड़ा चबाना उसके अभ्यास में शामिल हो गया था। रतिनाथ के सुपारी का टुकड़ा थमाते हुए चाची ने आले की ओर इशारा किया और कहा कि यहाँ 8-10 सुपारी रख जाऊंगी, सरौता भी रहेगा। तब तक दिन काफ़ी उठ चुका था, रति पाठशाला जा चुका था। चाची अपनी चिंता की धारा में मशगूल रहने के लिए तकली लेकर बैठी। खाना वह देर से खाएगी। बीच घर में बैठकर वह तकली काटते कर रही थी। मिथिला की कुलीन ब्राह्मणियों के जीवन में इस तकली का बहुत बड़ा स्थान रहा है। श्रोताओं, कुटीर शिल्प का यह मधुर प्रतीक अब तो उठता ही जा रहा है, फिर भी जनेऊ के लिए तकली से निकले हुए इन बारीक सूतों की आवश्यकता अनिवार्य समझी जाती है। फुर्सत का वक्त स्त्रियां तकली के सहारे बहुत आसानी से काट लेती है। 8-10 वर्ष की उम्र से लेकर जीवन पर्यंत तकली का और उसका साथ रहता है। श्रोताओं, हमारे बिहार में तो तकली सभी जानते हैं, इसको टोकरी कहते हैं हमारे बिहार में। और जनेऊ जो हम लोग पहनते हैं वो उसके सहारे तैयार की जाती थी पहले। अब तो दूसरा तरीका से जनेऊ तैयार किया जाता था, पहले उसी तरीका से जनेऊ तैयार किया जाता था। कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से पहले घर घर तकली चलती थी। तकली के ये सुंदर और महीन सूत मलमल बुनने के काम आते थे, परंतु अब तो यह वस्त्र ब्राह्मणों के घर तक ही रह गया है और इस सूक्ष्म और मनोहर सूतों का उपयोग सिर्फ जनेऊ तक ही सीमित रह गया है। हाँ, तो तकली की मधुर ध्वनि में एक रस होकर चाची सोचने लगी, इस समय अगर जयनाथ होते तो उन्हें कुछ न कुछ प्रतिकार अवश्य करना होता। यह गरीबी और इतना असहाय अवस्था, विपदाओं का यह महाजाल कौन मुझे उबारेगा? कुछ भी हो, मर्द फिर भी मर्द होता है। मैं जनाना आखिर करूँ तो क्या करूँ? चाची को एक एक पुरानी बातें याद आने लगी। सुखी माँ बाप, भरा पूरा बचपन, कुलीन परंतु दरिद्र से विवाह, रोगी पति, घून लगा हुआ दाम्पत्य, लड़का उमानाथ, लड़की प्रतिभामा, वैधव्य, सुदूर दक्षिण भागलपुर में लड़की को बेचा जाना, ऋण से छुटकारा। ओह, उमानाथ जब सुनेगा कि उसकी विधवा माँ गर्भवती हो गई है तो वो क्या क्या सोचेगा। उमानाथ की उम्र 15 साल की थी। वह जिद्दी, गुस्सैल और पढ़ने में मंद था। प्रतिभा माँ 17 साल की थी। उसे ससुराल गए 3 साल होने जा रहा था। कुलीनता की दृष्टि से बहुत ही नीच, मूर्ख और 40 साल के इस अधेड़ ब्राह्मण ने 700 नगद गिनकर उससे शादी की। वह 6 महीने के बाद ही गौना करा ले गया। तब से प्रतिभा माँ फिर शुभंकरपुर की इस धरती पर पैर नहीं रख पाई। इतने में किसी के पैर की आहट पाकर चाची का ध्यान भंग हुआ। उसकी बोटी बोटी कांपने लगी। हे भगवान, यह कौन आ रहा है? कल किसी ने कहा था कि थाने में ही इस बात की खबर कर दी गई है। थाने में भी इस बात की खबर कर दी गई है। उसका दिल धड़कने लगा। मुसीबत के इन दिनों में किधर से भी वज्रपात हो सकता है, कैसी भी अनहोनी हो सकती है। चाची को टोला पड़ोसा की एक और औरत दमयंती मालूम दे रही थी। हवा में उड़ा हुआ एक एक तिनका खतरे से भरा नजर चाची को आ रहा था। आहट बिल्कुल करीब आ गई। चाची ने अपने को कड़ा कर लिया। कोई भी हो, घबराना नहीं चाहिए, बदनामी तो फैल ही गई है अब, और इससे अधिक क्या होगा? दरोगा फांसी तो देगा नहीं, हाँ पहरा जरूर बैठा दे सकता है।
सरकार के कानून में गर्भ गिराना नाजायज़ है, तो क्या सोचकर अंग्रेज़ बहादुर ने यह कानून बनाया होगा। कोई भी विधवा भ्रूण हत्या नहीं कर सकती। चाची अब भी उसी रफ्तार में तकली काट रही थी। पुन्नी पर पुन्नी ख़त्म होती गई, मगर सोचने का धागा अपने छोर पर नहीं पहुंचा। चाची के सामने जयनाथ खड़े थे, दाढ़ी बढ़ी हुई, चेहरा खिला हुआ। चाची की उंगली रुक गई। तकली का टकुआ ठिठक गया। कटा हुआ सूत तकली में जल्दी जल्दी लपेट कर उसने पुनिया और तकली डाली में रख दी। जयनाथ ने कहा, रहने दो उमानाथ की माँ, तुम क्यों उठती हो? पैर धोने के लिए लोटा भर पानी घड़े से क्या मैं खुद नहीं ले सकता? पर चाची तब तक पानी ला चुकी थी। वह अपने हाथों से जयनाथ के पैर धोने लगी, परंतु जयनाथ नहीं माना, खुद पैर धोने लगा। दातुन भी नहीं की होगी। चाची ने कहा, ठहरो, ला देती हूँ। दक्षिण की तरफ घर था, उसमें एक साहर की दातुन ले आई और जयनाथ को थमा दी। बोली, कल सुबह यह दातुन रत्ती कहीं से ले आया था, देखो ना, अभी तक हरी है। कपार पर आई हुई एक रूखी लट को बाएं हाथ से ठीक करती हुई चाची फिर बोली, 4 अक्षर लिखना तुम्हारे लिए पहाड़ हो गया? कोई खत नहीं, खबर नहीं, बड़े अजीब आदमी हो तुम। जयनाथ को कोई सफाई नहीं देते बनी, दे ही नहीं पाया। मुस्कुरा कर रह गया। गठरी में से उसने अपना धोती निकाल ली और दातुन करते करते स्नान करने के लिए चला गया। तो श्रोताओं, आज ये रतिनाथ की चाची का दूसरा एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रखा हूँ। आग्रह, संपूर्ण एपिसोड सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए। ये बाबा की जो भी रचना है मैं बता चुका हूँ, पिछले एपिसोड में भी मैं बताया हूँ। इससे पहले बलचनवा उपन्यास को भी मैं एपिसोड बना के आप लोगों के समक्ष रखा था, और अभी मैं रतिनाथ की चाची को एपिसोड बना के रख रहा हूँ। आज ये दूसरा एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए। और हिंदी साहित्य में आंचलिक भाषा का प्रयोग अपने बिहार के 2 रचनाकार बहुत ही जीवंत ढंग से किए, जिसमें बाबा नागार्जुन और एक फणीश्वर नाथ रेणु, दोनों ही रचनाकार अपने उस समय हिंदी साहित्य के एक कीर्ति स्तंभ कह सकते हैं उनको स्तंभ के रूप में वो संपूर्ण भारतवर्ष में छाए थे। नागार्जुन बाबा नागार्जुन तो यायावर जीवन ही जिए, अपने गांव में वो कम ही रहे, और वो अपने जीवन के कुछ लगभग 7-8 साल तो वो श्रीलंका में भी बिताए। वहीं जाकर के वो बौद्ध धर्म को भी स्वीकार कर लिए थे और नागार्जुन वहीं बने थे। तो नागार्जुन बाबा की ये रचना आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? बाबा नागार्जुन की और भी बहुत सारी कृति हमारे पास है, क्या सुनना चाहते हैं? ये छात्रोपयोगी भी है बाबा की रचना सब। तो इसको संपूर्ण सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया रखिए। अंत में मैं यही कहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहते हैं स्वस्थ रहें, खुशी से रहें, स्वस्थ रहें और खुशी से रहें, और आप सभी पर माता रानी जगदम्बा की कृपा बरसती रहे। शुभकामनाओं के संग जय हिंदी, जय भारत।